स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो साल 2025 में एक नया रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ है और वो रिकॉर्ड है बाहर से उधार लेने का, एक्सटर्नल सोर्सेस से उधार लेने का। तो $32 बिलियन के फंड रेज किए गए हैं सिंडिकेटेड लेंडिंग के थ्रू इंडियन कंपनीज द्वारा। और इसी $32 बिलियन को अगर हम थोड़ा सा क्लासिफाई करें, फर्दर उसे समझें, तो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग जो हमारे देश की कंपनीज ने उधार लिया वो आपके $12 बिलियन के अराउंड है। भैया जो बैंक्स और NBFCs हैं, जी हाँ, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आपको पैसा उधार देते हैं, वो भी बाहर से यहाँ पर उधार ले रहे हैं और उसका सिंडिकेटेड लेंडिंग में $10 बिलियन तक का यहाँ पर शेयर देखने को मिलता है। एंड वहीं जो स्पॉन्सर फाइनेंसिंग है कि इंडियन कंपनी बाहर से उधार ले रही ताकि किसी और कंपनी को यहाँ पर एक्वायर कर सके, तो उस केस में क्लोज टू $9 बिलियन तक की ये फाइनेंसिंग रेज की गई है एक्सटर्नल सोर्सेस से। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है जो कि पिछले 4-5 सालों से एक ट्रेंड फॉलो करने के बाद ही हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इंडियन कंपनीज प्रेफर करती हैं बाहर से उधार लेना, बट पर्टिकुलरली थ्रू दिस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रूट। एंड वहीं अगर हम बॉन्ड मार्केट के केस में देखें तो जो ऑफशोर बॉन्ड्स यहाँ पर इशू किए जाते हैं, उनके थ्रू जो पैसा रेज किया जाता है, उस केस में 37% का डाउन यहाँ पर आया है 2025 के साल में। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से इतना ज्यादा इंडियन कंपनीज प्रेफर करती हैं कि फॉरेन लोन्स यहां पर लिए जा सकें? तो आइए आज के सेशन में इसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस हैं। एंड बियॉन्ड दिस सिंडिकेटेड लेंडिंग, जो आपकी ओवरऑल लेंडिंग अगर हम देखें, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स देखें, उनके नंबर्स तक कहां तक पहुंचे हैं, आइए आज डिस्कस करते हैं। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। बिकॉज सिंडिकेटेड लेंडिंग पर तो पहले भी सवाल पूछ लिया जा चुका है, जी हाँ, यूपीएससी पहले भी इस पर सवाल पूछ चुकी है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हम किसे कहते हैं कि भैया इंडियन एंटिटी किसी नॉन रेजिडेंट से यहां से पैसा उधार ले रही है, राइट, कि आपके इंडियन कंपनीज द्वारा फॉरेन लोन्स यहां पर लिए जा रहे हैं, उस तरीके की लेंडिंग को हम यहां पर क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स यहां पर कहते हैं। अब इसकी रेगुलेशन RBI के थ्रू अंडर द फेमा एक्ट यहां पर की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि भैया जहां से भी हमें कैपिटल मिल सके वो कैपिटल सोर्स किया जाए ताकि उस कैपिटल को फिर इंडियन इकोनॉमी में यूज करके प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट किए जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया जाए। बट इसी केस में अगर हम रेगुलेशन केस में बात कर ही रहे हैं तो रेगुलेशन में सभी चीजें मेंशन की जाती हैं कि कितनी मैच्योरिटी तक का आप उधार यहां पर ले सकते हैं, आप किस तरीके से उस उधार को यूज, जैसे आप मार्केट में स्पेकुलेशन करने के लिए भैया बाहर से उधार नहीं लोगे, राइट। और इसी प्रकार के जो आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं उनके भी रूट्स वैसे ही हैं, एक ऑटोमेटिक और एक अप्रूवल। ऑटोमेटिक रूट क्या है कि भैया RBI से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी यहां पर पूरी हो रही है आप इजिली यहां पर उधार ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स इसी कैटेगरी में यहां पर जाती हैं। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस रहते हैं जहां पर RBI से परमिशन उन्हें लेनी पड़ती है, राइट। और जो पूरा फ्रेमवर्क यहां पर RBI ने डिजाइन किया है उसमें सारे प्रोविजंस रखे गए हैं कि भैया किस तरीके से उस पैसे को यूज किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट का आपका सेलिंग होगा, मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होगी, हेजिंग नॉर्म्स क्या होंगे। सो दैट कंप्लीट फ्रेमवर्क इज बेसिकली गिवन बाय द RBI। बट हमारा ऑब्जेक्टिव वो फ्रेमवर्क को डिस्कस करना नहीं है, बट उसमें एक मेजर चेंज जो है उसको हम डेफिनेटली कवर करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये समझना जरूरी है कि क्यों इंडियन कंपनीज पहली बात प्रेफर भी करती हैं उस प्रकार के बाहर से लोन लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक टर्म अभी हमने यहां पर देखी सिंडिकेटेड लेंडिंग की, बिकॉज जो हम यहां पर नंबर्स देख पा रहे हैं $32.5 बिलियन के जो नंबर हमने यहां पर देखे हैं ये सिंडिकेटेड लोन्स के हैं। तो सिंडिकेटेड लोन्स का भी यहां पर क्या मतलब है उसे समझते हैं। देखिए नॉर्मल लोन क्या रहता है कि भैया मैं बैंक के पास गया, मुझे अपना घर बनाना था, मैंने हाउस लोन ले लिया, राइट। तो मुझे डायरेक्टली बैंक ने पैसा मेरे खाते में डाल दिया और मुझसे अब हर महीने EMI की एक्सपेक्टेशन लगाकर वो बैंक वहां पर बैठा हुआ है, राइट। सिंडिकेटेड लोन के केस में थोड़ा मामला चेंज हो जाएगा कि अगर मुझे यहां पर किसी प्रकार के पैसों की जरूरत है तो मैं सिर्फ एक ही बैंक से पैसा उधार नहीं ले रहा। बैंक्स क्या कर रहे हैं, आपस में क्लबिंग कर रहे हैं, आपस में एक को लेंडिंग का ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं कि भैया काम करते हैं इस बंदे को, लेट अस अज्यूम जैसे यहां पर $1 बिलियन की एक लोन की रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी को, तो एक बैंक वहां पर $250 मिलियन की बात कर रहा है, सेकंड बैंक बोल रहा है मैं $500 मिलियन तक दे दूंगा, थर्ड बोल रहा है मैं भी यहां पर 250 तक दे दूंगा। तो सभी ने यहां पर क्या किया, लोन का सिंडिकेशन किया, एक साथ मिलकर यहां पर उस पर्टिकुलर बोरोवर को वो लोन यहां पर प्रोवाइड किया। अब सिंडिकेटेड लेंडिंग जरूरी कैसे बन जाती है, इसका सिग्निफिकेंस कैसे बन जाता है, बिकॉज यहां पर अब किसी भी एक पार्टी के ऊपर, एक क्रेडिटर के ऊपर, एक लेंडर के ऊपर कंप्लीट रिस्क यहां पर नहीं आ जाता, रिस्क भी यहां पर डिवाइड हो जाएगा। एंड
फॉर द बोरो इटसेल्फ उसके लिए भी इजी हो जाएगा कि भैया उसको भी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट एक ही तरीके का नहीं पे करना पड़ेगा। हो सकता है तीनों लेंडर्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज करें, राइट, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी वहां पर थोड़ी सी वेरी कर सकती है। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज चाहती भी है इस प्रकार के सिंडिकेटेड लोन्स यहाँ पर लेना। बट द पॉइंट इज कि अगर ऐसी ही बोरिंग्स करनी है तो बॉन्ड्स भी तो एक अच्छा टूल है। ये कंपनीज अपने ऑफशोर बॉन्ड्स यहां पर इशू करें, बट ऑफशोर बॉन्ड्स के केस में उतना पैसा आ नहीं रहा, लोन्स के केस में इजिली पैसा आ पा रहा है। अब उसका क्या रीजन है उसको भी हम यहां पर समझते हैं। तो बेसिकली पहली बात तो ये कि आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है ड्रॉ डाउन और प्रीपेमेंट में। ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है कि मोस्टली जितने भी सिंडिकेटेड लोन्स यहां पर ऑफर किए जाते हैं, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स भी इंडियन कंपनीज यहां पर सोर्स करती हैं, उन केसेस में एक लाइन ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट रहता है कि भैया आप इतना मैक्सिमम हमसे उधार ले सकते हो, राइट। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन द कॉर्पोरेट एंटिटी और द इंडियन कंपनी कि वो कितना पैसा उधार लेना चाहती है। अगर उसको भैया $1 बिलियन की वहां पर एलओसी मिल गई, लाइन ऑफ क्रेडिट वहां पर मिल गया, राइट, तो उसमें सोचता भैया वो 500 मिलियन ही यूज करे, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 500 मिलियन का ही लगेगा, 1 बिलियन के हिसाब से यहां पर नहीं लगेगा। एंड इवन अगर वो प्री पेमेंट भी कर देता है तो उस केस में बहुत ही मिनिमल पेनल्टीज वहां पर चार्ज की जाती हैं इन केस ऑफ फॉरेन लोन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आपके स्मॉलर मिनिमम अमाउंट्स क्लोज टू 100 से $300 मिलियन तक के भी रेस किए जा सकते हैं। बल्कि बॉन्ड्स के केस में मिनिमम आपका $300 मिलियन का एक मिनिमम अमाउंट वहां पर सेट किया जाता है, जो कि बॉन्ड्स के केस में मुश्किल हो जाता है कंपनी के लिए इतना पैसा एक साथ यहां पर रेस करना। बट वहीं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू वो 100 से लेकर 300 मिलियन तक का भी पैसा यहां पर रेस कर सकते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि बॉन्ड्स के केस में हम क्या देखते हैं, बॉन्ड्स के केस में हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो आपके बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं फिक्स कूपन रेट्स पर किए जा रहे हैं। बट वहीं जो इस प्रकार के सिंडिकेटेड लोन्स बाहर से रेस किए जा रहे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स यहां पर की जा रही हैं, उनमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली बोरोर को मिलेगा, बिकॉज उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी यहां पर सिग्निफिकेंटली कम हो गया होगा। और इन्हीं रीजंस की वजह से एक पर्टिकुलर इंक्रीज हमने 2025 तक यहां पर ऑब्जर्व किया है कि हर साल ग्रेजुअली यहां पर जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई देखने को मिली है, राइट। तो 2020-21 लेके 2024-25 तक के केस में अगर हम बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज क्लोज टू 80 to 90% का इंक्रीज यहां पर है कि $61 बिलियन पैसा रेज किया गया है, ये मनी रेज किया गया है फ्रॉम द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि चलो मान लिया कि मिनिमम लोन की रिक्वायरमेंट आपकी जैसे बॉन्ड्स के केस में है, मिनिमम पैसा आपको इतना इशू करना पड़ेगा, इतना रेज करना पड़ेगा, वो एक कंसर्न है, राइट, इंटरेस्ट रेट का कंसर्न है। बट उसके अलावा और भी यहां पर एक बहुत मेजर पॉइंट समझने जरूरी है जो कि हेल्प करते हैं हमारे इंडियन बोरोअर्स को, इंडियन कंपनीज को लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में, कि जो आपका फ्लोटिंग रेट लोन्स है उनमें जब चेंजेस आते हैं, मार्केट का परसेप्शन चेंज होता है, ग्लोबली किसी प्रकार के रिसेशनरी कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, तो मार्केट का इंटरेस्ट रेट भी कम आता है, जिसकी वजह से उनके लिए सिग्निफिकेंट सेविंग हो जाती है कॉस्ट ऑफ बोरिंग में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज का, कि ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक रेट्स, कि डोमेस्टिकली हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी यहां पर उधार लेने जाए उसको भी 7 से 8% पर यहां पर उधार मिलता है। बट वहीं अगर हम देखें कि ग्लोबली जो बैंक्स यहां पर उधार दे रहे हैं वो 3 से 4% पर भी यहां पर दे रहे हैं। जापानीज बैंक्स तो और सस्ते में दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना कैरी ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है कि सस्ता जहां पर इंटरेस्ट रेट है, राइट, वहां से उधार लेकर जहां पर अच्छा खासा इनकम, अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट जनरेट हो सकती है वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, राइट। तो वही चीज यहां पर हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा किया जाता है। जी हाँ, क्यों बैंक्स और एनबीएफसी इस प्रकार के फोकस पर है कि बाहर से पैसा रेज किया जाए, बिकॉज बाहर से सस्ते इंटरेस्ट रेट पर रेज हो रहा है। इवन रेपो रेट के केस में भी अगर हम देखें उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पर यहां पर वो अपना पैसा रेज कर पा रहे हैं और उस पैसे को फिर इंडिया में लेंड करके अपने लिए एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मार्जिन क्रिएट कर पा रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज इस प्रकार की प्रैक्टिस में, खासकर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस प्रकार की प्रैक्टिस में भी यहां पर इन्वॉल्व हैं। और उसी के अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखें, टाटा कैपिटल यहां पर प्लान करता है $750 मिलियन रेज करने का थ्रू द जो आपके ईसीबीज हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरिंग्स यहां पर है उनके थ्रू यहां पर रेस करने की बात करता है। जेएसडब्ल्यू यहां पर $900 मिलियन का लोन रेस करने की बात करता है फ्रॉम द 8 फॉरेन बैंक्स। अगेन एक सिंडिकेटेड लेंडिंग का ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म किया गया, 2024 की आपकी न्यूज थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2025 में एक नया रिकॉर्ड यहां पर $61 बिलियन जो हमने देखा, और इस $61 बिलियन में से सबसे ज्यादा लीड कौन कर रहा है, सबसे आगे यहां पर कौन बढ़ रहा है? इट इज द एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एंड अगर आप बाकी
डॉट्स भी यहां पर कनेक्ट करें एनबीएफसीज के केस में, कि एनबीएफसीज की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो एसेट की ग्रोथ है वो भी हमें देखने को मिले डबल डिजिट्स में, क्योंकि उनके द्वारा सब्सटैंशियली इंडियन पॉपुलेशन में उस प्रकार के लोन्स ऑफर किए जा रहे हैं। रिटेल लोन्स में वो बहुत ज्यादा यहां पर डील कर रहे हैं, एंड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए इनको इजीली बाहर से उधार मिल भी जाता है, क्योंकि अगर हम 61 बिलियन डॉलर्स की यहां पर बात कर रहे हैं, उसमें से 11 बिलियन डॉलर्स यहां पर एनबीएफसीज ने ही फाइनेंशियल ईयर 2025 में उठाया है, राइट। एंड इन्हीं एनबीएफसीज की बेटर परफॉर्मेंस की वजह से जापान की मित्सुबिशी जैसी कंपनीज ने श्रीराम में 20% स्टेक भी यहां पर एक्वायर किया फॉर 4.4 बिलियन डॉलर्स, बिकॉज एक लुक्रेटिव ऑप्शन यहां पर बन चुका है कि इंडिया की मार्केट है, इजिली बैंकिंग एंटिटीज को यहां पर लोन दिया जाए, या आगे जाके लोन कन्वर्ट करेंगे, डिफरेंट क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहां से बैंक्स पैसा कमाएंगे, एंड वहीं जिनसे पहले यहां पर उधार लिया गया है उनका भी इंटरेस्ट पेमेंट टाइमली यहां पर किया जा सकता है। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से इन बैंक्स और एनबीएफसीज को इजिली यहां पर बाहर से लोन भी मिल पा रहे हैं। अब जब हम बॉन्ड्स की बात करें ना, तो आपने मसाला बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा क्लासेस में, राइट। तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। तो जो भी आपका आंसर है थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, हर एक स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए, और जो भी आपका आंसर है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड फर्दर इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि आप कुछ कंसर्न्स फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा यहां पर बन सकते हैं बाय जस्ट स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। एंड अगर वैसे भी आपके कुछ कंसर्न्स हैं प्रिपरेशन को लेके, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली रिपब्लिक डे को हमारे द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है आप सभी के लिए। जो हमारा P2I इनिशिएटिव है उस पर 77% तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, राइट। तो ये जो ऑफर है ये 27 जनवरी तक ही अवेलेबल है, बट खास बात क्या है कि 27 जनवरी से हमारा नया बैच भी यहां पर शुरू होने जा रहा है, प्रतिज्ञा बैच 2027 को टारगेट करते हुए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि P2I बैच है तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन हम यहां पर कवर करेंगे, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज रहेगी लाइव क्लासेस के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश हर एक संभव प्रयास करता है कि आपके जितने भी कंसर्न्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जा सके, चाहे फिर आपके मेंटरशिप से रिलेटेड हो, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन से रिलेटेड हो, मॉक टेस्ट हो, नोट्स हो, एवरीथिंग इज बेसिकली कवर्ड ऑल अंडर दिस पर्टिकुलर बैच। और अगर आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो आपका कंप्लीट अमाउंट आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। एंड फर्दर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी यहां पर अवेलेबल हो जाएगा, और उस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के थ्रू आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका रहना खाना सब स्टडी IQ यहां पर देखेगा, राइट। कि आप ऑफलाइन आइए हमारे साथ, और उसके आधार पर आपकी पूरी प्रिपरेशन मेंस की अलाइन की जाएगी वहां पर। तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें इस पर्टिकुलर कोर्स को, बिकॉज अगर 2027 को टारगेट कर रहे हो तो मत सोचो कि 2026 का जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद मैं 27 की तैयारी शुरू करूंगा। ये धारणा मत रखो, बिकॉज आप नहीं कर रहे, आपके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, वो आगे ऑलरेडी यहां पर निकल चुके हैं। आपको भी अगर आपका टारगेट सेट है, आपको करना है, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर समय है तो अपनी तैयारी की शुरुआत कीजिए, राइट। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें इन कोर्सेज को। ARG लाइव आप कोड यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन इफ यू हैव एनी कंसर्न्स आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 27 तारीख यहां पर लास्ट डेट है इस पर्टिकुलर कोर्स में, इस पर्टिकुलर बैच में डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल होने की। नाउ द पॉइंट इज कि किसी भी देश में जब इस प्रकार की फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लोज होता हुआ देखने को मिलता है, तो वो जो इन्फ्लो है वो ऐसा नहीं कि रैपिडली किसी भी तरीके से यहां पर हो जाता है। जो रेगुलेटर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उस इनफ्लो को मैनेज भी करे और उसे प्रमोट भी करे। बिकॉज इंडिया में जिस प्रकार की हमें ग्रोथ, जिस प्रकार के विकसित भारत की हमें आवश्यकता है, उन सभी चीजों के लिए वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग कैपिटल। क्यों यहां पर हम वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ उस प्रकार के टाई अप्स करते हैं, है ना? क्यों जापान से इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में यहां पर आनी शुरू हो चुकी हैं? बिकॉज उन्हें भी पोटेंशियल दिखता है कि इंडिया आने वाले समय में एक मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ का मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ना? एक ग्लोबल ग्रोथ को ड्राइव करने में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी कॉन्सेप्ट है ये कि यंग पॉपुलेशन तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी यहां पर सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रेगुलेटर द्वारा जब ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि जहां पर उनके द्वारा इन जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं, इनके जो रूल्स हैं, उन्हें यहां पर और रिलैक्स किया जा रहा है। जो पहले की लिमिट थी यहां पर आपके $750 मिलियन तक की, उसे इंक्रीज करने की यहां पर बात की जा रही है कि $1 बिलियन तक यहां पर इसे इंक्रीज किया जाए, है ना? या फिर जो उनकी नेटवर्थ है कंपनीज की, उसका 300% तक, 3 गुना यहां पर अपनी नेटवर्थ तक का पैसा वो वहां पर बोरो कर सकते हैं, राइट? कॉस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कैपिंग थी उसको रिमूव करने की यहां पर बात की गई है, ताकि क्रेडिट फ्लो यहां पर बढ़े, है ना? कॉर्पोरेट की फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर इंप्रूव हो और इजिली अपने लिए
चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल रेस करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाएं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें एंड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में और कंट्रीब्यूशन यहां पर करें। सो दैट इज व्हाई अभी करंटली आने वाले समय 2026 में और यहां पर चांसेस हैं कि इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के नंबर सिग्निफिकेंटली और यहां पर बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 32.5 बिलियन डॉलर्स का जो हमने नंबर देखा वो सिंडिकेटेड लोन्स के केस में है। फाइनेंशियली 2025 में देखा जाए 61 बिलियन डॉलर्स का हम ऑलरेडी बाहर से रेस कर चुके हैं उस प्रकार का पैसा। एंड मोर ओवर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर समझने की जरूरत है कि यहां जो ऐसी कंपनी जो कि अपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए ऐसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करना इजी हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जब वो बाहर से बोरो कर रहे हैं तो बाहर की करेंसी माने कि डॉलर में बोरो कर रहे होंगे, अब उनकी तरह अर्निंग भी डॉलर में ही जनरेट की जा रही जब वो अपने एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए उस प्रकार की उधार की भरपाई करना रिलेटिवली इजी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी इंडियन कंपनी जिनके ऑपरेशंस डोमेस्टिक हैं, पैसा वो रुपया में कमाते हैं बट उधार यहां पर डॉलर्स में दे रखा है, अब उनके लिए यहां पर डेफिनेटली करेंसी रिस्क एसोसिएटेड है उनकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पर, जिसपे ऑलरेडी यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर देखें कि मान लेते हैं कि 10 मिलियन डॉलर्स का यहां पर लोन रेज किया गया है डॉलर्स में, ठीक है जी। बोरोइंग जब की गई थी उस समय पे $1 की वैल्यू 75 रुपीज की थी, बाद में भैया 85 रुपीज तक यहां पर पहुंच गया, करेंसी डिप्रिशिएट कर गई। तो उस केस में अगर पहले उन्हें रीपेमेंट यहां पर लेट अस अज्यूम दैट की कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, पहले उनको रीपेमेंट यहां पर 750 करोड़ करनी पड़ती, अब वही रीपेमेंट बढ़ के उनकी भैया 850 करोड़ यहां पर हो जाती है कि सेम लोन, बट अब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। क्यों? क्योंकि करेंसी यहां पर डेप्रिशिएट कर गई। और इस करेंसी की डेप्रिसिएशन का जो करेंसी रिस्क है इसे कौन बियर करता है? उसे बोरोअर बियर करता है। दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ बोरोअर्स, खासकर जिनके ऑपरेशंस इंडिया में हैं और रुपए में पैसा कमाते हैं, उनके द्वारा अपने करेंसी रिस्क को हेज भी करने की कोशिश की जाती है थ्रू वेरियस डेरिवेटिव्स। बट द पॉइंट इज कि इस कंसर्न को भी यहां पर ध्यान में रखना है, कंसिडरिंग द फैक्ट जो हमने रिसेंटली 2025 में रुपये की परफॉर्मेंस देखी है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम इतना कैपिटल यहां पर रेस कर पा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, अ लॉट ऑफ कंपनीज आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, कि वो चाहते हैं कि उनका अब इन्वेस्टमेंट बाहर, आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश से बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी कंपनीज द्वारा इन्हीं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स का यूज किया जा रहा है ताकि वो अपनी उस प्रकार की कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाहर भी कर सके एंड अपना जो ब्रांड का प्रेजेंस है, कंपनी की प्रेजेंस है, उसे ग्लोबल स्टेज पर लेके जा सके। बट द पॉइंट है कि अभी तक एक सिग्निफिकेंट नंबर्स यहां पर क्रिएट हुए हैं एंड डेफिनेटली आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि नंबर्स और बेहतर हों और कैपिटल इंडिया में आए, जिसके थ्रू हम उस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो विकसित भारत का टारगेट जो हमने रखा है उसे हम यहाँ पर पूरा कर सकें। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैलिडेशन पॉइंट्स यहाँ पर जरूर क्रिएट हुए हों। आपका क्या ओपिनियन है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।